हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग सीटीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछले वाले जो सेट प्रैक्टिस 1, 2 आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे भी जाके देखें और रिव्यू। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, उसे भी आप लोग जरूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी नए वीडियो बनाए तो आप तक सबसे पहले उसका आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा यह नियम सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। विकास एक आयामी होता है, बिल्कुल गलत बात है। विकास एक दिशीय होता है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद होता विकास असतत प्रक्रिया है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, न कि असतत। उसके बाद विकास की दिशा जो है अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। विकास की जो है दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है। अधोगामी हुआ कि जो पैर से जब विकास सिर की तरफ होता है तो अधोगामी होता है, और शीर्षगामी हो गया जब सर से विकास पैर की तरफ होता है तो उसे शीर्षगामी कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग इंग्लिश में भी पता होगा आप लोगों को प्रोक्सिमो, डिस्टल और सेफ्लोकोडल कहा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। विकास जो हमेशा विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होगा। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बच्चों का यहाँ पे पूछा रहा है, और सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। बचपन वह अवधि है जो 10 भिन्न अवस्था में बांटा जा सकता है, ये नहीं होगा। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल गलत है, प्रभावित होता है। बच्चों का विकास केवल लगा हुआ है, आप लोग देखेंगे केवल है तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो देखिए बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। जो भी छोटे बच्चे होते हैं तो उसका जो है विकास एक तरह से सामाजिक परिप्रेक्ष्य से ही, उसका संस्कृति से ही होता है। जैसे घर हुआ, विद्यालय हुआ, और घर के जो परिवार होते हैं, माता पिता भाई, उसके बाद जो दोस्त यार होते हैं, वे सारे समाज से ही बच्चे सीखते हैं। इस तरह से सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही बच्चों का विकास होता है। ये कथन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परिपक्वता इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश समाजीकरण का प्रथम और डैश समाजीकरण का द्वितीयक विभाजन है? समाजीकरण का प्रथम कौन सा होगा और समाजीकरण का द्वितीयक विभाजन आपका जो है कारक कौन सा होगा? जैसे आपका ऑप्शन ए है परिवार और विद्यालय। ऑप्शन ए में है आपका, पहले है आपका क्या, परिवार है। तो बच्चे हमेशा पहले कहाँ पे सीखते हैं? तो परिवार में सीखते हैं, घर में सीखते हैं। उसके बाद तब बच्चे थोड़े से उससे बड़े होते हैं तो फिर वह बच्चे कहाँ जाते हैं? स्कूल जाने लगते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो पहले परिवार हो जाएगा, सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, द्वितीयक आपका कारक क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? नैतिक मतलब होता है क्या, सही और गलत, क्या सही है क्या गलत है, मतलब कि उसका जो है निर्णय लेना वही क्या कहलाता है, नैतिकता कहलाती है। और नैतिक सिद्धांत का जो विकास का जो मतलब प्रतिपादन किए हैं लॉरेंस कोहेलबर्ग साहब किए हैं। और जो 7-8 साल के जो बच्चे होते हैं वो किस नैतिकता के आधार के द्वारा मतलब कि निर्णय लेते हैं? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो 7 या 8 साल के जो बच्चे होते हैं वे
किस लिए मतलब कि नैतिक निर्णय लेते हैं, तो वह दंड और आज्ञा पालन। मतलब उसमें एक डर होते हैं कि यदि जैसे घर में कोई मेहमान आ गया, मेहमान का यदि हम लोग अच्छे से सेवा सत्कार नहीं करेंगे, उसे बैठने के लिए कुर्सी नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, तो उसका डर लगा रहता है कि यदि हम मेहमान जैसे ही जाएगा तो मेरा पिटाई चालू है। तो उस डर के कारण बच्चे जो है मेहमान को लिए बैठने के लिए कुर्सी देते हैं, पीने के लिए पानी देते हैं। तो इस तरह का जो है उसके डर होता है, जिसके कारण बच्चे जो है काम करते हैं। तो दंड एवं आज्ञा पालन, तो आज्ञाकारी हो जाते हैं बच्चे 7-8 साल में, इस तरह की नैतिकता होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता जो है किस सिद्धांत में प्रतिपादित हुआ है। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो है क्रमबद्धता, एक क्रम में पहले जो है छोटे को रखना, फिर बड़े को रखना, फिर उससे बड़े को रखना है। तो इस तरह से क्रमबद्धता लंबाई के आधारित पर क्रम होना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 7 नंबर हम लोग देखेंगे। 7 नंबर पे क्वेश्चन है, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। मतलब कि 5 वर्ष की एक बच्चा है, क्या नसीमा, उसको यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के जब गोले को यदि दबाया जाता है तो वह क्या हो जाता है, एक सांप के तरह जो है, मतलब कि सांप के रूप में जो है वह परिवर्तित हो जाता है, तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। मतलब छोटे छोटे बच्चा होता है तो उसको क्या लगता है, जब मतलब कि चिकनी मिट्टी है, इस तरह से गोला है, और उसको जब सांप के तरह लंबा कर दिया जाता है तो उसको बच्चे को लगता है कि मिट्टी बढ़ गया, चिकनी मिट्टी बढ़ गया। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है इसके पीछे कौन सा तर्क है, जीववाद का, केंद्रीयता का, उसके बाद परिकल्पित निगमनात्मक का, संक्रमण परिणाम निकलना। तो इसका जो है एक केंद्रीयता होता है, बच्चे में जो है एक केंद्रीयता का गुण आ जाता है, जिसके कारण जो होता है सेंट्रेशन का, जिसके कारण बच्चे को लगता है कि मिट्टी का जब दबाया जाता है तो वह सांप के जैसा बन गया, लंबा हो गया, तो मिट्टी बढ़ गया। तो उसमें केंद्रीयता वाली गुण पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर आपका, लेव वागोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे आप लोग उसके थ्योरी पढ़ेंगे तो लेव वागोत्स्की साहब जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, सामाजिक संरचना पर। और सारे ऑप्शन को तो पढ़ना ही नहीं है, तो 8 नंबर का ऑप्शन ए सामाजिक संरचना पर उसका जो है संज्ञानात्मक विकास आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सोशल, सामाजिक पर उसका आधारित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, लेव वागोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो लेव वागोत्स्की साहब जो है बच्चे के स्वयं से संवाद करने के लिए, बच्चे खुद से बात करे, तो इस क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, निजी संवाद। तो ऑप्शन ए जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे निजी संवाद, और चौथा ऑप्शन में स्वकेंद्रीवाद, लेकिन ऑप्शन ए जैसे हम लोग पढ़ते हैं निजी संवाद। मतलब निजी संवाद क्या हो गया, बच्चे जब स्वयं अपने आप से जब बात करते हैं तो उसके लिए जो है लेव वागोत्स्की साहब जो है निजी संवाद वाली शब्द का प्रयोग किया है जब बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सहयोगपूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड। जैसे आप लोग पुरस्कार एवं दंड देखे तो ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि सीटेट में तो ये नेगेटिव वर्ड होता है, तो पुरस्कार देना, दंड देना, ये नेगेटिव ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद होता है ड्रिल और अभ्यास वाली जब भी ऑप्शन में आए तो वो भी गलत ही हो जाता है। योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव आया है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद सहयोग बहुत ही ज़्यादा सटीक है, ये जब भी आता है तो पॉजिटिव वर्ड लेके आता है। सहयोगपूर्ण अधिगम मतलब कि एक प्रगतिशील कक्षा, मतलब ऐसा कक्षा जिसमें काफ़ी अच्छे हद तक पढ़ाई मतलब चलती है, कक्षा में काफ़ी सीखने सिखाने की क्रिया बहुत ही अच्छी है उसमें। तो उसमें क्या होता है, एक बच्चे दूसरे से जो है सहयोग में की भावना होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जब एक दूसरे के बच्चे मदद करेंगे तभी तो वह क्लास मतलब कि कक्षा प्रगतिशील कहलाएगा। तो उसमें जो है सहयोगिता पूर्ण अधिगम होती है, जिसके कारण जो है वह कक्षा क्या होता है, प्रगतिशील कहलाता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होती है सहयोगिता पूर्ण अधिगम। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट।
उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, बच्चों में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता, यह बुद्धि किस स्वरूप को दर्शाती है। इसमें बताया जा रहा है कि एक बच्चा जो है दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझ जाता है। कोई बच्चा है, वह बच्चा दूसरों की इच्छा क्या है, उसकी नीयत कैसी है, अच्छी है कि खराब है, उस तरह की दूसरे बच्चों को मन को पढ़ लेना, यह किस बुद्धि के स्वरूप को दर्शाती है। अस्थायी बुद्धि, अंतरा व्यक्तित्व, अंतः व्यक्तित्व। ये देखिए अंतः व्यक्तित्व और अंतरा व्यक्तित्व। तो अंतरा व्यक्तित्व में क्या होता है, बच्चे दूसरे की मन को पढ़ लेते हैं, और अंतः व्यक्तित्व मतलब होता है खुद की मनों को पढ़ लेना। तो अंतरा व्यक्तित्व यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कि बच्चे दूसरे बच्चों की क्या होते हैं, नियत को, मनोदशा को, इच्छाओं को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ये हो गया अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नत में बाधक है, ये तो नहीं होगा। विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंग्रेजी को प्रथम भाषा, ये नहीं होगा। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। देखिए बाल विद्यार्थी जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें यदि बहुभाषावाद का यदि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुभाषावाद है तो यह जो उच्च संज्ञानात्मक का क्या होता है, लाभ होता है। तो ऑप्शन 3 नंबर जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट आंसर है। उसके बाद 13 नंबर हम लोग देखते हैं। जेंडर भूमिका डैश है। जेंडर भूमिका आपको बताना कि क्या है। अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार है, जैविक संरचना है, आनुवंशिक निर्धारित है। तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो जेंडर भूमिका जो है अधिग्रहित व्यवहार है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अधिग्रहित व्यवहार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो आपको बताना है कि सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है आपका छात्रों के प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना करना। उसके बाद अगला है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुरूप रूपांतरित करना। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा। तो इसमें जैसे आप लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसमें जो है ऑप्शन 2 आप लोग जैसे देखेंगे, 14 नंबर का ऑप्शन 2 नंबर जैसे देखेंगे क्या है इसमें, तो इसमें 14 में है, 2 में है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है, मतलब कि सटीक है। तो ऑप्शन 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। अपनी कक्षा के मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है मेरे अलावे इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। मेरे अलावे और कोई नहीं कर सकता, ये तो गलत हो जाएगा। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है, ये सही जा रहा है। कौन सा तरीका अध्यापक को स्वयं के शिक्षा शास्त्र में चिंतन में मदद करेगा, ये भी सटीक है। कौन सा विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 और 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपका 2 और 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग करेंगे, 2 और 3 ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन ए में पढ़ेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए, ये गलत हो जाएगा। केवल लगा हुआ है तो ये गलत हो गया। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा देना चाहिए, ये गलत बात है। सरकारी विद्यालयों में केवल गलत है। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है।
पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीका अपनाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र के उनके अनुकूल बनाना चाहिए। ये भी सही है, मतलब कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 17 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। लिखने में उसको बहुत ही क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती का महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करती है? जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो तो वह क्या कहलाता है? पठन वैकल्प, आलेख वैकल्प, गणन वैकल्प, ध्यान एवं अति सक्रियता वैकल्प। तो इसका जो है आलेख वैकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, इंग्लिश में उसको बोला जाता है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया, जिसमें लिखने में प्रॉब्लम हो तो डिस्ग्राफिया उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानवकृत पद्धति और आकलन के तरीके का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। रटन आधारित अधिगम, रटन लिखा हुआ, रटन मतलब हुआ ऑप्शन गलत। पेपर पेंसिल, ये भी गलत। तो हम लोग 2 और 3 में हम लोग जैसे ही देखेंगे तो मानवकृत है, इसमें ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों को जो है उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानवकृत गलत हो जाता है। यहाँ पे रटन विद्या है तो ये भी गलत हो जाएगा। पेपर पेंसिल है, गलत हो जाएगा। तो शिक्षा शास्त्रीय उपागमों को और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है? मतलब सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण क्या हो सकता है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन जो होता है, अपसारी चिंतन मतलब बड़ा सोचना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 19 का जो है। तो इस तरह से आप लोग इसे देख सकते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है ये। 20 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है अपसारी चिंतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं ज्ञान की संरचना और अर्थ कैसे निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों एवं वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो छोटे बच्चे जो होते हैं तो उस छोटे बच्चे जो है किस प्रकार से जो है किसी भी ज्ञान को, संरचना को, अर्थ निकालते हैं? तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 जो है तो इसमें जो है सारे हो जाएगा। एक छोटे बच्चे जो होते हैं वे कैसे किसी चीज़ का अर्थ निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करके, और सहपाठियों का सहयोग लेकर के। तो ये चारों जो है आपका सही हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन जिसमें है चौथों में तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रखने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांट दिया। जैसे कि नंबर है, मोबाइल नंबर है, तो मान के चलिए कि 99, 10, 15, 25, कितना हो गया, 2, 4, 6, 8, इधर 10। तो इतना मोबाइल नंबर है। तो इसको क्या किया, 3-4 अंकों के समूह में बांट दिया। मान के चलिए हम 2-2 करके बांट दिए, इस तरह से 2-2 करके बांट दिए। तो बच्चे को क्या होगा, इससे याद करने में आसानी होगा। या नहीं तो कभी 3-3 करके इस तरह से 3 या नहीं तो 4 एक साथ कर दिए, 4 एक साथ कर दिए, 8 हो गया, 2 उधर हो गया। तो इस तरह से बांट देने से क्या करते हैं, खंड खंड कर दिए। बच्चे को क्या कर दिए, इस 10 डिजिट जो मोबाइल नंबर है इसको खंड खंड में बांट दिए। तो बच्चे को याद करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए जो है खंडीकरण। खंडीकरण मतलब खंड खंड में तोड़ दिए, बच्चे आसानी से रट लेंगे, याद कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चे को याद करने में आसानी हो जाएगा मोबाइल नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक नंबर, चलिए उसके बाद हम लोग 23 नंबर देखते हैं। इसमें है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालय में अधिक बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन,
विषय वस्तु को रटना ये गलत है। दूसरों का निष्क्रिय अनुसरण, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होता, ये गलत। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंध, तो इसमें बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 23 नंबर का जो है ऑप्शन ए यदि हम लोग देखेंगे, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य किया जाता है। पहला एक है, ऑप्शन एक है, सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तर के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करते हैं। ये थोड़ी ना होगा, बच्चे को मतलब कि लालच दे के उससे हम लोग सही करवाएंगे, उससे कोई काम करवाएंगे, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है, परिमति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तकें पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। तो उसके बाद ये कुछ हद तक सही जा रहा है, ऑप्शन 2। उसके बाद अगला है, अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझाने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों का इस्तेमाल करती है, ये भी सही जा रहा है। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए कहते हैं जिन पर वह गलती कर रहे हैं, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने बच्चों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, बिल्कुल गलत। डर की भावना पैदा करके हम लोग उसे मजबूत करेंगे, ये गलत हो जाएगा। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीकों को इस्तेमाल को बढ़ावा देना, तो अटल तरीकों को बढ़ावा देना ये भी कोई सटीक नहीं है। समरूपों का इस्तेमाल को बढ़ावा देना, निष्क्रिय रटन ये गलत हो जाएगा। उसके बाद समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, ये आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 का, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, तो ये कुछ संदर्भ रहित ये नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये जो है आपका सही जा रहा है। रट्टा मारकर ये गलत है। शिक्षक द्वारा स्वयं पट पर लिखे गए उत्तर को नकल करना, ये भी नहीं होगा। नकल करना ये सब नहीं चलता है सीटेट में। तो एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो ये आपका राइट आंसर है। हम जिस भी क्वेश्चन आंसर पे ऑप्शन पे नेगेटिव पॉजिटिव कर रहे हैं, आप लोग उसे ध्यान देंगे और जो निश्चित तौर पे 4 या 5 क्वेश्चन आप लोग सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव करके आप लोग हंसते खेलते जो है सीटेट में कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें से डैश की भावना उत्पन्न होती है। अगर विद्यार्थी अपने कार्यों की सफलता आंतरिक कारणों से आरोपित करते हैं, उनमें डैश की भावना होती है, तो उनमें जो है एक गर्व की भावना होती है। किस चीज़ की भावना होती है? गर्व की भावना होती है। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को एक और अधिक प्रभावशाली बनाता है। उसके बाद है, यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है, ये गलत हो जाएगा। मौका देता है, वर्जित करने का मौका देता है थोड़ी ना। उसके बाद है, यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यह बच्चों में आज्ञा परायणता पैदा करती है। तो 28 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए जब आप लोग देखेंगे, ऑप्शन ए में है आपका, यह अधिगम और अधिक प्रभावशाली बनाता है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी उपागम का इस्तेमाल करने से क्या होता है? यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इन संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं को भ्रांतियों को सख्त से रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे जो गलत चीज़ों को मन में मतलब कि एक धारणाओं के रूप में बना लिया है, बैठा लिया है, उस चीज़ को शिक्षक होने के नाते उसे क्या करना होगा, उस चीज़ से बच्चों से बाहर निकालना होगा, उसे हतोत्साहित करना होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है, अधिगम का यह परिप्रेक्ष्य मतलब कि निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक और उसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका व्यवहारात्मक जो है आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारात्मक। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट पे बताएं और वीडियो शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।